Welcome to Webline. कहानी की शुरुआत में हमें एक कोल्ड पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर रानी बंद थी। उसके साथ उसका एक बेटा भी था। वो लोग वहाँ पर भूख से तड़पकर मर रहे थे। रानी की जो मेड थी जिसका नाम शावर था, वो उसके पास आती है और कहती है कि कुछ बड़ा हो गया है। तो रानी पूछती है कि ऐसा भी क्या हुआ है। तो शावर उसे कहती है कि माय लेडी, कॉन्सर्ट याओ ने राजा से ये कहा है कि क्राउन प्रिंस उसका अपना खून नहीं है, वो तो किसी इंपीरियल गार्ड का है। आपने उस इंपीरियल गार्ड से शारीरिक संबंध मनाया और क्राउन प्रिंस को जन्म दिया। इवन उस इंपीरियल गार्ड ने ये गुनाह कबूल भी कर दिया है। रानी तो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। वहाँ पर कुछ इंपीरियल गार्ड लेकर एम्परर आते हैं। एम्परर दरवाज़ा खोलकर रानी को उस बच्चे से अलग करते हैं एंड कहते हैं कि इस गंदी औलाद को मेरे सामने से ले जाओ। शावर एम्परर के सामने भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ आप मेरी रानी को छोड़ दीजिए। तो एम्परर कहते हैं कि इस नौकरानी को इतने कोड़े मारो कि ये बस मर ही जाए। गार्ड्स शावर को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। रानी कहती है कि एम्परर हुआ मिंगचेन, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी शेंग फैमिली के कारण ही तुम आज इस मुकाम पर खड़े हो एंड क्राउन प्रिंस हमारा अपना खून है, वो कोई बास्टर्ड नहीं है। एम्परर हुआ मिंगचेन उसे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वहाँ पर कॉन्सर्ट जू याओ आती है एंड एम्परर को भड़काने लगती है। तो एम्परर ऑर्डर देता है कि रानी शेंग युआन का टाइटल उसे छीन लिया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए। अब रानी जेल के अंदर होती है। वहाँ पर जू याओ आती है तो रानी उससे कहती है कि क्या तुम मुझे देखने के लिए आई हो। तो वो कहती है कि हाँ, और साथ में मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाई हूँ। वो तोहफे के रूप में क्राउन प्रिंस का सर दिखाती है। ये देखकर रानी खून के आंसू रोती है। सुया उसे कहती है कि मैं आशा रखती हूँ कि तुम्हारी अगली जिंदगी में अच्छा हो। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि रानी को कल सुबह जनता के सामने लाया जाए और जनता के बीच में ही उसे मारा जाए। अगली सुबह रानी को जनता के सामने लाया जाता है। सारे लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि ये रानी कितनी बेकार है, कितनी कैरेक्टरलेस औरत है। रानी अपने बारे में ये शब्द सुन रही थी। जैसे ही दोपहर होती है तो उसका गला सबके सामने काट दिया जाता है। ये अभी जून का महीना था एंड अभी बर्फ़ भी पड़ रही थी। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की ये सारी यादें अपने सपने के ज़रिए देख रही होती है। उसे कोई आवाज़ आती है कि माय लेडी आप उठ जाए एंड वो थी शावर। रानी कहती है कि शावर तुम्हें क्या हुआ है। वो जल्दी से शावर के गले लग जाती है एंड सोचती है कि पिछले जन्म में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो अब मैं नहीं होने दूंगी। मैं नायुन कसम खाती हूँ कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी का बदला ज़रूर लूँगी। शावर उसे कहती है कि माय लेडी हमारे रास्ते में कुछ बैंडिट्स आ गए हैं। वो कैरेज से बाहर झाँक कर देखती है तो वहाँ पर तो सच में बैंडिट्स थे। वो सोचने लगती है कि ये सीन तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वो कहती है कि अरे हाँ, 15 साल पहले जब मैं पहली बार हुओ मिंगचेन से मिली थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो शावर का हाथ पकड़ती है एंड अपने आप को चाटा मार देती है। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि मैं नायुन, हेवन ने मेरे पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है कि मुझे अपना पिछला जन्म याद दिलाया। अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, खास करके एम्परर हुओ मिंगचेन को। शावर तो बेचारी डर जाती है क्योंकि उसने अपनी लेडी का इतना भयानक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। नायुन कहती है कि मुझे बाहर जाना है। शावर कहती है कि आप नहीं जा सकती, बाहर लुटेरे हैं। पर नायुन वो सबके सामने बाहर जाती है एंड सेंग से कहती है कि हमारे पास जितना भी खजाना है, फूड है, इन सभी में बांट दो। सेंग बिल्कुल वैसा ही करती है। ये सारे लुटेरे पैसे और खाना लूटने में बिजी हो जाते हैं। तभी ही वहाँ पर आर्मी आने लगती है। आर्मी को देखकर सारे लुटेरे वहां से भागने की ट्राई करते हैं पर आर्मी ने तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। फिर नायुन हमसे कह रही होती है कि हुओ मिंगचेन के डैड एक जनरल थे। इस जिंदगी में भी एंड पिछली ज़िंदगी में भी मेरी शादी हुओ फैमिली में हुई थी। मैं एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर जब मैं हुओ फैमिली में गई तो वो लोग मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे। वो लोग हमेशा ही मुझे नीचा दिखाया करते थे। मेरी फैमिली के कारण हुओ मिंगचेन को थ्रोन मिल गया। वो एक एम्परर बन गया, पर उसके बाद उसने जू याओ से शादी कर ली और उसको अपनी रानी बना दिया। इस पूरी हुओ फैमिली में एक जनरल ही ऐसे थे जो कि मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जन्म में जनरल का एंड अच्छी तरीके से हो।
जनरल हुओ अपने बेटे हुओ मिंगचेंग को ऑर्डर देते हैं कि ज़रा उस लेडी को चेक करके आओ। तो वो जाता है। वो नायोन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नायोन को उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो नीचे उतरती है एंड जनरल हुओ को ग्रीट करके उसे थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। एंड हुओ मिंगचेंग को बिना भाव दिए हुए वहाँ से चली जाती है। वो गैरेज में बैठकर सोच रही होती है कि मिंगचेंग, मुझे पता है कि तुम्हें अगर लड़कियाँ भाव ना दे तो तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हुओ मिंगचेंग उसे जाता हुआ देख रहा था। गैरेज के अंदर नायोन सोच रही होती है कि इस ज़िंदगी में तो हुओ मिंगचेंग एक जनरल का बेटा है, पर अगर उसे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिला तो वो ज़रूर एक एम्परर बन जाएगा। मुझे ऐसा नहीं होने देना है। इस ज़िंदगी में तो मुझे उसके प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और मेरे बेटे का बदला भी उससे लेना है। शावर कहती है कि माय लेडी, आप ठीक तो है ना। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। शावर कहती है कि आप फ्यूचर में ऐसा कभी भी मत करना। पता है आप एकदम से बेहोश हो गई एंड एकदम से उठ गई। जब आप उठी तो मुझे लगा कि आप कोई और ही पर्सन है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उठने के बाद आप में मानो जैसे कोई नई ही एनर्जी आ गई हो। आप बहुत ही ज़्यादा शातिर बन गई हो। आगे ये लोग टेंपल की ओर जाने लगते हैं। ये है टेंपल ऑफ द 1000 ब्लेसिंग। नायोन यहाँ पर अपने पिछले जन्म में भी आ चुकी होती है। यहाँ पर नायोन इसलिए आई थी क्योंकि उसके फादर दूसरे देश व्यापार करने के लिए गए हैं, पर अभी तक लौटकर वापस नहीं आए हैं। वो बस भगवान से प्रार्थना करना चाहती थी कि उसके फादर जल्दी से लौटकर वापस आ जाए। पहले तो नायोन थोड़ा मोंग से बात करती है, उसके बाद मोंग उसे एक कमरा दे देता है। शावर कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रूम है। वो दोनों ही इस कमरे को साफ करती है एंड अपना सामान रखती है। नायोन सोचती है कि ये तो उस कोल्ड पैलेस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं पहली बार हुओ मिंगचेंग से मिली थी। हुओ मिंगचेंग इस टेंपल में मुझे लेकर आया था। यहाँ पर जुयाओ भी थी। जब उसने हुओ मिंगचेंग को पहली बार देखा तो वो उसकी हैंडसमनेस पर फिदा हो गई। हुओ मिंगचेंग उस जन्म में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। यह सब कुछ देखकर जुयाओ को बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती थी मुझसे। उस जन्म में तो हम तीनों पहली बार मंदिर में मिले थे, पर इस जन्म में तो बैंडिट्स बीच में आ गए। लगता है कि इस जन्म में मेरे साथ कुछ तो अलग होने वाला है एंड मैं भी देखती हूँ कि मिंगचेंग एंड जुयाओ एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं। कल जुयाओ इस टेंपल में आने वाली है। मुझे इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। पिछली ज़िंदगी में उसने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, तो इस जन्म में मुझे कुछ भी नहीं सहना है। फिर नायोन बात लेने के लिए जाती है। शावर कहती है कि माय लेडी, आपकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा गोरी है। पता है कुछ लड़कियां आपसे जल रही थी कि आप कितनी अच्छी दिखती हो। आपको तो पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाहर जो घोड़े वाला आदमी था उसकी नज़रें तो आपसे हट ही नहीं रही थी। नायोन कहती है कि मक्खन लगाना बंद करो और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। फिर शावर वहाँ से चली जाती है। शावर के जाने के बाद एक हमलावर नायोन के कमरे में आ जाता है एंड ये हमलावर और कोई नहीं पर हमारी कहानी का मेन लीड है। नायोन नहा के बाहर निकली थी। वो उसे ध्यान से देखने लगता है एंड उसका टॉवल खींच लेता है एंड इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। नायोन देखती है कि ये तो बेहोश हो गया है। वो उसके पास से अपना टॉवल ले लेती है एंड फिर से लपेट लेती है। आगे वो पूरे कपड़े पहनकर उसको देखने के लिए आती है। जब वो उस लड़के का चेहरा देखती है तो वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है, पर वो खुद को कंट्रोल करके कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे ख्याल नहीं रखने हैं। फिर वो उसकी बॉडी को चेक करने लगती है। वो कहती है कि ये जिंदा है एंड इसको किसी ने जहर दिया हुआ है क्योंकि उसका खून भी काला पड़ गया था। नायोन देखती है कि इसकी कमर पर एक बैच लगा हुआ है एंड वो बैच था लिंग पेवेलियन का। वो समझ जाती है कि ये हमलावर और कोई नहीं पर लिंग ऑर्गेनाइजेशन से ही है। लिंग पेवेलियन एक ग्रुप है जो कि सारी जानकारियाँ रखता है। उस ग्रुप में बहुत सारे आदमी काम करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ग्रुप है। इसके बारे में अभी भी किसी को पता नहीं है। नायोन सोचती है कि ये लड़का क्या सच में लिंग पेविलियन के लिए काम करता होगा। पर एक मिनट ज़रा रुको, मेरे पिछले जन्म में तो हुओ मिंगचेंग आया था। इस जन्म में ये लड़का कहाँ से आ गया? लगता है कि इस जन्म में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। जब वहाँ पर शावर खाना लेकर आती है तो वो हमारे मेल लीड को देखकर चिल्लाने वाली थी कि हमलावर, पर नायोन उसे चुप करा देती है एंड अपने पास बुलाती है। शावर उसे कहती है कि माय लेडी, ये बंदा आपको हर्ट भी कर सकता है। तो नायोन कहती है कि ये मुझे कुछ नहीं करने वाला। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है एंड शावर को ऑर्डर देती है कि मेडिसिन लेकर आओ।
फिर वो उसके घाव पर दवाई लगाने लगती है। जब ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी तो वो कहती है कि मॉन्ग को बुला कर लाओ। अब मॉन्ग भी आता है, वो भी जोर से चिल्लाने वाला था कि हमलावर, पर ये दोनों ही उसे चुप रहने का इशारा करती है। मॉन्ग उसका इलाज कर देता है, वहाँ से जाने लगता है। हमारा मेल लेड नायुन का हाथ पकड़ लेता है, वो हाथ छोड़ ही नहीं रहा था तो नायुन उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नायुन उठकर सीधा मेन हॉल में जाती है प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करके जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में उसकी टक्कर जुयाओ से हो जाती है। जुयाओ एक नौकरानी की तरह उन दोनों को कहती है कि ए तुम दोनों मेरी मदद करो। शावर को गुस्सा आता है पर नायुन कहती है कि जाने दो उसे। वो लोग वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जुयाओ को अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मेड को ऑर्डर देती है कि चुनशाओ जल्दी से उन दोनों को मेरे पास बुला कर लाओ। अब जुयाओ की मेड चुनशाओ जाती है एंड उन दोनों से कहती है कि मेरे पीछे आओ। नायुन जाने लगती है एंड सोच रही होती है कि खेल तो बस शुरू ही हुआ है। नायुन एंड शावर जुयाओ के पास आ जाती है। जुयाओ उन्हें कहती है कि तुम्हारे कपड़े को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जू मेंशन की कोई मेड है, माफ़ करना मुझसे गलती हो गई। नायुन कहती है कि कोई बात नहीं। जुयाओ कहती है कि चलो अब तुम्हें पता लग ही गया है तो तुम्हारी मेड को पानी के अंदर भेजो क्योंकि मेरी ईयररिंग इस लेक के अंदर गिर गई है। नायुन कहती है कि तुम अपनी मेड को भेजो, मैं अपनी मेड को क्यों भेजूं? यह सुनकर जुयाओ मैडम तो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे ज़बान लड़ाई, तुम्हें पता भी है क्या मैं कौन हूँ, मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ? तो नायुन उसे कहती है कि हाँ मुझे पता है, तुम एक सेंसरशिप ऑफिसर की बेटी हो एंड ये बात भी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं तुम जितनी नोबल नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मेड को कोई भी काम दे दूँ। जुयाओ उसे चाटा मारने के लिए जाती है तो नायुन उसे पकड़ लेती है एंड उसकी जो हेयर पिन थी उसे निकाल कर लेक में फेंक देती है। वो उसे कहती है कि आगे से मुझसे पंगे मत लेना वरना हेयर पिन की जगह पर तुम होगी। और हाँ, एक बात अच्छी तरीके से याद रख लेना कि मेरी मेड कोई आइटम नहीं है, तुम्हारी होगी। मेरी मेड तो मेरे लिए एक बहन समान है। नायुन वहाँ से फिर शावर को लेकर चली जाती है। जुयाओ उसे जाते हुए देख रही थी। फिर वो देखती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उसकी ओर देख रहे हैं तो वो चिल्लाती है कि मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से मेरी ईयररिंग ढूंढो। फिर नायुन शावर को लेकर हमारे मेल लीड को देखने के लिए जा रही होती है पर हमारा मेल लीड वो तो यहाँ से सुबह सुबह ही रफू चक्कर हो गया होता है। शावर कहती है कि यह ज़माना कितना ख़राब है, वो लड़का ना शुक्रा निकला, उसको एक थैंक यू तो हमें कहना चाहिए ना। नायुन के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो सोचती है कि वो लड़का ऐसे ही चला गया बिना कुछ बोले, यानी कि वो लड़का मेरे काम आ सकता है। अब हमारा मेल लीड नायुन के कैसे काम आएगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहाँ पर एक मेड आकर कहती है कि नायुन तुम्हें मैडम जू बुला रही है। मैडम जू और कोई नहीं पर जुयाओ की माँ ही थी। मैडम जू से कहती है कि मेरी बेटी ने तुमसे बदतमीजी से बात की, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो वो कहती है कि आपको अपनी बेटी को थोड़े संस्कार देने चाहिए। मैडम जू को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पर एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है। वो कहती है कि आज मेरा मूड नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो नायुन वहाँ से जाने लगती है। जुयाओ वहाँ पर आ रही थी तो वो अपनी माँ से कहती है कि पता है कि माँ इसने मेरे साथ क्या किया। तो उसकी माँ उसे डांट देती है कि चुप रहो और थोड़ा सुधर जाओ। यह सुनकर जुयाओ अपने मन में सोचने लगती है कि इस मर्चेंट की बेटी को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, देख लेना आगे के महीने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। फिर आधे महीने के बाद नायुन उस टेंपल को छोड़कर अपने घर पर वापस आ जाती है। आज वो इस तरह से आ रही थी मानो जैसे सालों के बाद आ रही हो। नायुन अपनी माँ को देखकर उसे गले लगा लेती है। उसकी माँ को भी एहसास हो जाता है कि नायुन थोड़ा चेंज हो गई है। शावर वहाँ पर चिल्लाते हुए आती है कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं एंड जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नायुन बाहर जाती है एंड उन सभी लोगों से पूछती है कि क्या माजरा है। उन सभी में से एक बंदा खड़ा होता है एंड कहता है कि हम सारे यहाँ पर फार्मर हैं और हम साउथ चाइना से आए हैं। हमारे सिटी में बाढ़ आ गई है और हमारे खेत सारे उछड़ गए हैं। हमारे पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल लाइफ जी है। हमने ये सुना है कि आप बोधिसत्व है तो हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। ये सुनकर नायुन उन्हें खाना पानी और थोड़ा पैसा भी देती है।
ये देखकर वो सारे फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जो बंदा खड़ा हुआ था वो कहता है कि तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद शावर आती है और कहती है कि माय लेडी, आप तो आजकल सेलिब्रिटी बन गई हो, सारे लोग आपके ही बारे में बातें कर रहे हैं। नायन कहती है कि चुप रहो, तो वो कहती है कि नहीं, क्या पता आपको राजा देखने के लिए बुलाए। तभी ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि राजमहल से कुछ लोग आए हैं। नायन कहती है कि तुम अपनी ज़बान को बंद नहीं रख सकती। वो कहती है कि माफ़ कर देना। राजमहल से यूनुच गाँव आया था एंड ये जो यूनुच गाँव है वो एक नंबर का चालाक लोमड़ी टाइप का बंदा है। वो राजा का ऑर्डर सबको सुनाता है कि नायुन ने जो भलाई का काम किया है, इस वजह से राजा उसे देखना चाहते हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।